हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा आर के पटेल, एमडी पंचकर्मा, पीजी आयुर्वेद प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस भोपाल से। आज हमारा पारिक का 45 पेज का 45th लेक्चर है। अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हैं ये सारे प्ले स्टोर पर जाकर आप पीजी आयुर्वेद प्रोफेशनल ऐप को डाउनलोड करेंगे, उसके स्टोर पर अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज से हम शुरू करेंगे मुख्य व्याधियां व उनके निवारणार्थ कृत शस्त्र कर्म। तो यहाँ का रेफरेंस क्या होता है? आचार्य सुश्रुत ने जो अष्टविध शस्त्र कर्म बताए हैं वो कहाँ पर बताए हैं? सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 25 चैप्टर में बताया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ चीजें कम लिखी हुई हैं, कुछ चीजें सही नहीं लिखी हुई है, इसीलिए इसको हम नोट से पढ़ लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। स्टार्ट करते हैं। छेदन कर्म। तो छेद्यम, भेद्यम, लेख्यम, वेद्यम, एश्यम, आहाराभ्यम, विश्राव्यम, सीव्यम इति, ये हमारे होते हैं 8 शस्त्र कर्म जो आचार्य सुश्रुत जी ने बताए हुए हैं। तो एक एक को पढ़ के चलेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कोड भी बनाएंगे। तो छेदन कर्म, पहले तो इसका हिंदी मीनिंग समझे। सभी का हिंदी मीनिंग समझने के बाद ही हमको याद करना है, उससे ज्यादा अच्छे से याद होता है। छेदन मतलब होता है काट देना, काट कर अलग कर देना इसी पार्ट को। मॉडर्न में बोले तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सीजन बोल सकते हैं। एक्सीजन कर देना, काट कर अलग कर देना। तो किस किस चीज को करते हैं काट कर अलग? अर्श, अर्बुद, भगंदर। तो अर्श, भगंदर, अश्मरी, जो सर्जरी की फेमस डिसीज होती है ना, अर्श, भगंदर, अश्मरी। अश्मरी यहाँ पर नहीं है, क्या है? अर्श है, भगंदर है, अश्मरी की जगह क्या हो गया? अर्बुद हो गया। अब पर्टिकुलर भी हम याद कर सकते हैं। देखो, अर्श पाइल मास है, कहीं पाइल मास बना हुआ है, एनस में काट देते हैं, काट कर अलग कर देते। अर्श एक जगह और आने वाला है, लेखन में आने वाला है, तो आप कैसे याद करोगे? अर्श वाले पेशेंट को क्या हो गए? एनस में छाले हो गए। अर्श, अर्श में छाले, अर्श वाले पेशेंट को छाले। तो छा से हो जाएगा छेदन और ला से हो जाएगा लेखन। तो अर्श में छेदन लेखन दोनों कर्म किया जाता है। ठीक। अब कहीं पर अर्बुद हो गया, कैंसरस नोड हो गया, तो क्या करेंगे? इसको भी हम काट कर अलग कर देंगे। भगंदर में क्या होता है? मॉडर्न में करते हैं। भगंदर में जो फिस्टुला की ओपनिंग होती है उसको पूरा का पूरा ओपन कर देते हैं। कैसे ओपन करते हैं? काट कर ओपन कर देते हैं। ठीक है, आयुर्वेदा में ऐसा नहीं करते हैं, मॉडर्न में ऐसा करते हैं। शतपूर्णक भी तो एक प्रकार का भगंदर का प्रकार है ना, तो शतपूर्णक, भगंदर ऐसे याद करेंगे। देखो, अभी हम ओनली छेदन कर्म पढ़ रहे हैं, जब आगे आगे बढ़ते चलेंगे सारी चीजें पीछे का एक बार और रिपीट होगा। ठीक है, जब कंपैरिजन होगा तब याद हो जाएगा। कफज ग्रंथि, कफ है, कफ सॉलिड होता है, तो ग्रंथि में कफज ग्रंथि है तो उसको हमको काटना पड़ेगा। शमन से ठीक नहीं हो रहा, काटना पड़ेगा, मतलब हमको उसमें छेदन कर्म करना है। अब ग्रंथि से रिलेटेड 3 चीजें आती हैं। एक तो कफज ग्रंथि यहाँ पे हो गया, आगे आता है लेखन कर्म में आता है ग्रंथि। तो ग्रंथि में क्या कर रहे हैं? छेदन कर्म कहाँ पे करते हैं? कफज ग्रंथि में करते हैं। लेखन कहाँ करते हैं? ओनली ग्रंथि में करते हैं। ग्रंथि रोग करके आता है। ठीक है, और ग्रंथि त्रय में क्या करते हैं? ग्रंथि त्रय में हम करते हैं भेदन कर्म करते। इसको भी मैं याद कराऊंगी अच्छे से। ठीक है, जब यहाँ पे आगे आगे बढ़ते चलेंगे याद करेंगे। अभी यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, ग्रंथि 3 जगह आया। कहाँ पर ग्रंथि 3 जगह आया? शुरू के जो 3 कर्म पढ़ते हैं हम, छेदन, भेदन, लेखन। छेदन में आया कफज ग्रंथि, याद कैसे किया? कफ को काटेंगे। भेदन में ग्रंथि त्रय करके आया है, 3 प्रकार की ग्रंथि, और लेखन में ओनली ग्रंथि आया। ठीक है, व्रण, व्रण में भी हम क्या करते हैं? छेदन करते हैं। ये व्रण दिया हुआ है, इसको श्लोक में व्रण बोला है, जबकि व्रण से हमको हमेशा नाड़ी व्रण का
मतलब लेना चाहिए। तो नाड़ी व्रण होता है व्रण, तो नाड़ी व्रण में क्या करेंगे, छेदन करेंगे। तो नाड़ी व्रण बन गया एक प्रकार का भगंदर ही तो हुआ नाड़ी व्रण। तो नाड़ी व्रण में भी छेदन करने को बोला। जैसे भगंदर में ओपनिंग को कट कर देते हैं, ऐसे नाड़ी व्रण में भी ओपनिंग को कट कर देते हैं। अब नाड़ी व्रण, व्रण से रिलेटेड 3 चीजें आया हुआ है। यहाँ पर आ गया व्रण नाम से, ठीक है। आगे जाके आता है नाड्यो करके आता है भेदन में। यहाँ पर व्रण नाम से आता है श्लोक में, उसका मतलब ही नाड़ी व्रण है। यहाँ पर भेदन में नाड्यो करके आता है, उसका मतलब भी नाड़ी व्रण है। श्लोका से क्वेश्चन पूछा जाता है तो व्रण आएगा तो छेदन लगाना, नाड्य आएगा तो भेदन लगाना। सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए नाड़ी व्रण में तो ये भी आंसर होगा, भेदन भी आंसर होगा। नाड़ी व्रण में हम काट कर अलग भी करते हैं, नाड़ी व्रण में हम इंसिजन भी देते हैं, ठीक है। एक और आता है लेखन में, सॉरी एशन कर्म में, नाड्या सशल्यास। नाड्या सशल्यास मतलब जो शल्युक्त नाड़ी है उसमें हमको एषण करना है। शल्युक्त नाड़ी ध्यान रखिएगा, जब शल्युक्त नाड़ी होगी तो हम एषण करेंगे। एषण मतलब क्या है, मार्ग को ढूंढना। तो याद कैसे कर लेंगे हम, एषण कर्म में हम उस मार्ग में पड़े हुए शल्य को ढूंढ रहे हैं। तो नाड्य सशल्यास एषण कर्म में हो गया, ठीक है। इसको भी स्टार बनाएंगे। सिमिलैरिटी जहां पर आती है उसको पर्टिकुलर एक सिंबल बना दिया करो, उससे क्या होता है याद करने में आसानी हो जाता है। फिर अस्थि मांस शल्य में, अगर अस्थि में मांस में शल्य पड़ा हुआ है तो आप काट कर ही निकालोगे ना, प्रोविंग तो नहीं कर सकते। अस्थि मांस में शल्य पड़ा है, काट कर निकाल लेंगे। काट कर मतलब छेदन। स्नायु मांस सिरा पोथ, जहां पर पोथ होता है, गैंग्रीन होता है, तो सभी लोग जानते हैं मॉडर्न में भी गैंग्रीन का जो पार्ट है उसको काट कर अलग कर देते हैं। काट कर अलग छेदन कर्म हो गया, ठीक। अघ्रुष गलशुंडिका वर्तमानभूत, तो आपको अघ्नुष और गलशुंडिका का कोड बनाना है। अघ्नुष को हमने पढ़ लिया धनुष, तो धनुष को लेके हाथी की सूंड काटने जाते हैं। धनुष को लेके हाथी की सूंड काटने जाते हैं। सूंड से हो जाएगा शुंडिका, अघ्रुष से धनुष से हो जाएगा अघ्रुष, ठीक है। फिर बर्तम अर्बुद आता है, बर्तम अर्बुद, अर्बुद भी था यहाँ पर, बर्तम अर्बुद भी है, दोनों अर्बुद अर्बुद यहाँ पर आ गया। फिर चर्म कील, स्किन पर कील हैं, काटते हैं। तिल हैं, उनको भी काटते हैं। अगर कोई मांस का एक्स्ट्रा जमाव हो गया है, मांस ज्यादा बढ़ गया है, तो मांस मांस वाली चीजें, अधिमांस, मांस संघात, मांस कंद, इन सब में भी छेदन कर्म किया जाता है, मांस को काटा जाता है। अब 3 है शुद्र रोग, कैसे याद करोगे, बाजऊ से याद कर लेना। बाजऊ, 3 शुद्र रोग का नाम हमने, बा से बाल्मीक, जा से जतुमणि, ऊ से हो जाएगा उपदंश, बाजऊ, ठीक है। नेक्स्ट आता है भेदन। भेदन मतलब होता है इंसीजन, या इसी को हम बोल दे तो चीरा लगाना, चीरा लगाना, इंसीजन। विद्रधि, सभी प्रकार की विद्रधि सन्निपातज को छोड़ के, तो विद्रधि में क्या होता है, पस बन जाता है। उस पस को हम कैसे निकालेंगे, छेदन नहीं करते ना, उस विद्रधि को हम इंसिजन देते हैं और बाकी का सारा पस निकाल देते हैं। तो विद्रधि में हमको चीरा लगाना है, इंसिजन देना है, ठीक है। विद्रधि वृद्धि, तो भा से भेदन, भेदन वाले में अधिकतर चीजें वा वेधन वाली आई हुई है ना, बा से वेधन नहीं है, समझिएगा। वेधन में वा वाली चीजें नहीं है, भेदन में है वा वाली चीजें अधिकतर। तो विद्रधि हो गया, वृद्धि हो गया, विसर्प हो गया, व्रणशोफ हो गया, विदारिका हो गया, वृंद हो गया, तो सारा वावा वाला चीज भेदन में आ गया, ठीक है। अब पर्टिकुलर भी याद कर लेते हैं। विसर्प, वृद्धि में क्या होता है ना, वृद्धि मूत्र वृद्धि समझ लो, वो तो लेकिन अलग है। यहाँ पे अंतवृद्धि ही समझना, तो उसमें हम इंसिजन देंगे, आंत्र को जो अवरोध है उसको बाहर निकाल लेंगे। विसर्प में, व्रणशोफ में, नाड्यो मैंने अभी समझा दिया है,
एक वेदारी का हो गया, वृंद हो गया। ये हमने सारे बा से याद कर लिया। अब तालु पुप्पुट दंत पुप्पुट, तो दो भेद हो गया ना, तालु पुप्पुट दंत पुप्पुट भेद हो गया, एक तालु पुप्पुट का भेद है, एक दंत पुप्पुट का भेद है। तो भेद वाले भेदन में आए तुंडी केरी, कैरी को अंडरलाइन कर लो, इसको भी हम कोड बना देते हैं। कैरियां भी कई प्रकार की होती हैं, एक छोटी कैरी होती है, एक बड़ी कैरी होती है। अब आप बोलोगे कौन सी ट्रिक है, तुंडी कैरी की कोई भेद नहीं है, ये मैंने आपको ओनली कोड बताया याद कराने के लिए। क्या, कैरी के भेद, छोटी कैरी बड़ी कैरी, भेद से क्या हो जाएगा, भेदन का हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी ट्रिक ही हमको एग्जाम में याद आ जाती है कि मैंने कहीं कैरी के भेद भेद करके पढ़ा था, तो भेदन में था। ठीक है। अब प्रमेह पीड़िका के कई प्रकार के भेद हैं। चरक जी ने 7 बता दिया, काश्यप ने 8 बता दिया, भोज ने 9 बता दिया, सुश्रुत माधव भाव प्रकाश ने 10 बता दिया, बागभट्ट ने। ठीक है। तो प्रमेय पीड़िका के भी भेद हैं। शुद्ध रोग के भी कई प्रकार के भेद हैं, किसी ने 44 बता दिया, किसी ने 43 बता दिया। अलजी कई जगह आया, संधिगत नेत्र रोग में आया, प्रमेह पीड़िका में आया, बहुत सारी जगह अलजी आता है। मतलब अलजी में खुद ही मतभेद हो गया, मतभेद हो गया से भेदन हो जाएगा। ठीक है। अश्मरी में हम अलग से याद करेंगे, अश्मरी की आभा याद करेंगे। कैसे, अश्मरी की आभा कहाँ कहाँ है, आहरण में भी है, भेदन में भी है। तो अश्मरी में, अश्मरी किसको हो गई, आभा नाम की लड़की को हो गई थी। अश में क्या हो गया था, छाले हो गए थे। तो अश्मरी से आ से हो जाएगा आहरण, भा से हो जाएगा भेदन। ठीक है। मेदो रोग कई प्रकार के भेद हैं, मेदो रोग के अति स्थूल अतिकृश हो गया। अवमंथक, तो यहाँ पर अब छोटे छोटे शुक दोष आ गया। अवमंथक, कुंभी, अनुशयी, कुछ शुद्ध रोग है, कुछ शुक दोष है यहाँ पर। ठीक है। अवमंथक है, कुंभी, अनुशयी, पुष्करिका और गिलायु, तो इनमें से कुछ शुद्ध रोग आ गया, कुछ शुक दोष आ गया। गिलायु का आयु अंडरलाइन करोगे। आचार्य चरक ने आयु के 4 भेद बताए हैं ना, आयु के 4 भेद, तो भेद वाला भेदन में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है लेखन। तो लेखन कर्म किसमें करते हैं, जो थोड़ा सा सरफेस से ऊपर उठा हुआ है या स्किन की प्रॉब्लम होती है, उसमें हम लेखन करते हैं। लेखन को हम क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग बोलते हैं। स्क्रैपिंग करना, लेखन कर्म करना। तो देखो अधिकतर यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर है, कुष्ठ से रिलेटेड चीजें हैं। रोहिणी हो गया, क्लास, मंडल कुष्ठ। अब उपजीविका, अधिजीविका याद कैसे करेंगे, जिह्वा के ऊपर मल चढ़ गया है तो उपजीविका, अधजीविका। तो मल को स्क्रैपिंग करके निकाल दो। तो उपजीविका में भी हमने स्क्रैप किया, मल को निकाल दिया। अधिजीविका में भी हमने वैसे किया। और वर्तम रोग, जो 9 वर्तम रोग होते हैं, उसमें सभी में हमको लेखन कर्म ही कराना होता है। वर्तम रोग में वो शालाक्य का पोर्शन है। मेदोजन्य दंत वैधर्म, तो दंत वैधर्म में स्क्रैपिंग करना है। मांस कंदी, मांस उन्नत, देखिए यहाँ पर भी आया था मांस कंद, यहाँ पर भी है मांस कंद। कंद और कंदी का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो दोनों जगह आया है मांस कंद, उसमें भी आया, लेखन में भी आया, छेदन में भी आया। मांस उन्नत को मार्क कर लीजिए। कैसे याद करेंगे, मांस उन्नत, मांस सरफेस से उठा हुआ है तो आप स्क्रैपिंग करके निकालोगे। मांस उठा है, स्क्रैपिंग करोगे, जबकि अधिमांस, मांस संघात, इनमें हमको क्या करना, छेदन कर्म करना है। ठीक। नेक्स्ट आता है अर्श, जो कि हमने अर्श में छाले करके याद कर लिया था। वेधन कर्म आता है। वेधन मतलब होता है पंक्चरिंग करना, पंक्चर कर देना, वेधन। इंसिजन अलग है, पंक्चर अलग है। तो विकृत सिराओं, अब एग्जामिनेशन ब्लड टेस्ट जब होता है तो सिराओं को विकृत पंक्चर करके, सिराओं को पंक्चर करके ब्लड निकाला जाता है। तो सिराओं में पंक्चर करके ब्लड निकाला,
डकोदर मूत्र वृद्धि में भी तो यही करते हैं। क्या करते हैं? डकोदर में, जलोदर में, मूत्र वृद्धि में कहीं से छेद बनाते हैं, थोड़ा सा पंचर करते हैं, मूत्र वृद्धि में पंक्चर करते हैं, वहां से फ्लूइड को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। अब चरक जी के अनुसार दो बताए हैं चरक जी ने, पक्व गुल्म और विसर्ग। तो पक्व गुल्म में भी पंचर करके निकालना है, विसर्ग में भी पंक्चर करके निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? आचार्य चरक ने विसर्ग में कौन सा कर्म करने को बोला है? चरक जी ने वा से विसर्ग में वा से वेधन कर्म करने को बोला, जबकि सुश्रुत जी ने विसर्ग में भेदन कर्म करने को बोला। आपको प्रायोरिटी किसको देना है? भेदन को देना है। सर्जरी वाला टॉपिक है तो आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार अटेम्प्ट होगा। पर्टिकुलर रेफरेंस दे के पूछा जाएगा चरक जी का, तो चरक जी का ही आंसर लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ऐषण कर्म। ऐषण मतलब होता है प्रोबिंग करना। तो उन्मार्गी व्रण में, कोई उन्मार्गी व्रण है, इसमें हम मार्ग का पता करते ऐषण कर्म करते हैं। इसी मार्ग में कोई शल्य पड़ गया है तो हम उसका पता करते हैं, तो नाड्य सशल्याश, उन्मार्गी व्रण नाड़ी युक्त, शल्युक्त नाड़ी व्रण में हम ऐषण करते हैं। ठीक है। आहरण मतलब होता है कोई एक्सट्रैक्शन, खींच कर निकाल देना, आहरण कर्म कहलाता है। तो किस किस को निकालते हैं? दंत शर्करा, दांत में शर्करा जमी हुई है, खींच कर निकाल दो। पाद शर्करा, मूत्र शर्करा, शर्करा शर्करा वाले में आहरण है। अश्मरी की हमने आभा याद कर लिया था। मूल गर्भ को भी तो खींच कर निकालते हैं ना, मूल गर्भ को एक्सट्रैक्शन किया जाता है। शरीरस्थ शल्य, शरीर में कोई शल्य पड़ा है तो मूल गर्भ भी तो एक प्रकार का शल्य है ना, तो मूल गर्भ जो कि शरीरस्थ शल्य है उसको हम खींचकर निकालते हैं। ठीक है। आहरण मतलब खींचकर निकाल देना। साथ ही साथ देख लीजिए अस्थि मांसगत शल्य में हमने छेदन किया था, अस्थियों को काटा था। यहाँ पर क्या है? ओनली शरीरस्थ शल्य है। दंत मल, दांत में जो मल छुपा लगा हुआ है खींचकर निकालना, कानों के मल को खींचकर निकालना, गुदा मर्च को खींचकर निकालना, तो सभी में क्या है? खींचकर निकालने वाले कर्म है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट आता है विश्रावण। जब हमने 6 बहुत अच्छे से याद कर लिए तो बाकी का सारा बच्चा विश्रावण में आएगा। आपको ये सारी चीजें याद हो जाए, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। सभी प्रकार के अर्बुद, यहाँ पे तो सारी चीजें आ गई, अर्बुद भी आ गया, सभी प्रकार के विसर्प है, विद्रधि है, सन्निपातज को छोड़ के, वातज पित्तज कफज ग्रंथि है, वातज पित्तज कफज उपदंश है। स्तन रोग, शुद्र रोग, जबकि स्तन रोग शुद्र रोग हमने कहाँ पर पढ़ लिया था? भेदन में पढ़ लिया था। स्तन रोग के भेद हैं, शुद्ध रोगों के भेद हैं। ठीक। कुष्ठ श्लीपत विदारिका, उष्ठ रोग में आता है पित्तज कफज रक्तज उष्ठ रोग। दंत रोग में शीता शौशेर आदि आता है। तालु में तालु कंठ, कंठ में कंठ शालु क्या गल शालु। गल शुंडिका में सूर्ण को धनुष से काटा था, अघ्रुष था। यहाँ पे क्या है? गल शालु के है। गल शुंडिका, गल शालुक अलग अलग चीज है। गल शालुक में विश्रावण करते हैं। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्णपाली के रूप में विश्रावण कर्म किया जाए। लास्ट आता है सीवन कर्म। कहाँ पर करते हैं? मेदह समुत्थित भेदन व्रण सुलेखित ददह, और जो चल संधि में आश्रित है सद्धो व्रण, उसमें भी हमको सीवन कर्म करना चाहिए। ठीक है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया है। एक बार सुपरफिशियल फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था? सिमिलैरिटी। ठीक है। तो अर्श में हमने क्या पढ़ा था? अर्श में छाले हो गए, छेदन लेखन। अश्मरी की आभा पढ़ा था। ठीक है। फिर हमने नाड़ी 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 करके पढ़ा था। व्रण नाम से आ जाए तो छेदन हो गया, नाड्यो नाम से आ जाए तो भेदन हो गया, नाट्य सशल्याश आ जाए तो लेखन हो गया। फिर हमने मांस मांस वाले हमने कहा छेदन में पढ़ा था, ओनली मांस कंदी हमने, और मांस उन्नत कहाँ पढ़ा था? लेखन में पढ़ा था। ठीक है। और
और यहाँ पर हमने भेदन में सारे भेद 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 वाले रोग पढ़े थे। भेदन में वा से वाह वाले बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, ठीक है। लेखन में स्क्रैपिंग वाला पढ़ लिया था, वेदन में हमने पंक्चरिंग वाला पढ़ा। तो बार बार इसको 2 3 4 बार भी आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं, हमारा पारिक का जो पेज चल रहा था, पेज नंबर 6। तो मैंने ये वाला टॉपिक आपको वहां से इसलिए पढ़ाया क्योंकि यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक्स भी हैं और अच्छे से नहीं हो पाता क्योंकि बहुत कम दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है मर्माघात के लक्षण। तो मर्म विद्य का सामान्य लक्षण क्या होता है, मतलब जो दशार्ध मर्म होते, श्लोका में बोला गया है दशार्ध मर्म विद्य के सामान्य लक्षण। दशार्ध मतलब होता है 5, 10 का आधा 5। कौन कौन से 5? 1 2 3 4 5। तो इन्हीं मर्म में अगर वेदन होता है तो सभी में सामान्य लक्षण क्या क्या मिलता है? मांस उदकाभम रुधिर वृत्ति। मांस में नहीं मिल रहा है, ये मांस उदक वाला सभी में प्रेजेंट होता है, मांस वाला सामान्य लक्षण है, ठीक। सिरा पर आघात है, सुरेंद्र गोप प्रतिमम प्रभुतम रक्तम। तो सिराओं में रक्त बहता है, तो सुरेंद्र गोप प्रतिमम रक्तम, सुरेंद्र इंद्र गोप के समान रक्त का वर्ण बोला गया है, आसानी से हमको याद हो रहा है। स्नायु पर आघात होने पर कॉब्जियम मिल रहा है ना। तो स्नायु का आयु अंडरलाइन करिए। एक आयु ऐसी आती है जिसमें कुबड़ निकल आती है, आयु में कुबड़ आ जाती है ना, तो आयु से स्नायु, कुबड़ से क्या हो जाएगा? कुब्जता हो जाएगी। देर से व्रण का भरना, तो चिरात व्रणो रोहति, श्लोका में टर्म आया हुआ है चिरात व्रणो रोहति, व्रण धेरी से भरता है। और एक कुष्ठ में आता है, जब चरक संहिता में आप कुष्ठ निदान पढ़ते हो, कुष्ठ निदान चैप्टर में कुष्ठ के संदर्भ में आया हुआ है व्रणान व्रणान दुष्टि संरोहणम। जो व्रण होते हैं उसमें दुष्टि हो जाती है, उनका रोहण भी धीरे धीरे होता है। अब देखिए चिरात व्रणो रोहति आ जाता है कि व्रण देरी से भरता है, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज फिट होता है कि मॉडर्न में डायबिटीज के पेशेंट का घाव देरी से भरता है, तो वहां पर कंफ्यूज होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे आचार्य सुश्रुत ने अति दग्ध में बताया हुआ है, अति दग्ध में इसी टाइप से एक टर्म आया हुआ है कि व्रण ऋण तो हो जाता है, ऋणश्च विवर्णो भवति, तो व्रण देरी से ऋण होता है लेकिन ऋण होने के बाद भी उसमें विवर्णता रहती है, वो अति दग्ध का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संधि तीव्र रुजा इसमें मिलती है। संधि में अस्थि पर आघात घोर रुजा यस निदानेषु सर्वास अवस्थासु न शांति अस्ति, किसी भी अवस्था में शांति नहीं मिलती है। अब खुद ही सोचिए, अगर किसी की हड्डी टूट गई है, अस्थि पर आघात हो गया है, तो उसको ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे अभी रात हो गई सुबह दिखाएंगे डॉक्टर को। उसको किसी भी अवस्था में शांति नहीं मिलती जिसकी हड्डी टूट जाती है, ठीक है। मांस पर स्पर्श ना जानाति विपांडु वर्णा, किसी को एनीमिया हो गया, डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा मटन वटन खा लो, लेकिन वो स्पर्श भी नहीं करता मांस को। बहुत से लोग होते ना जो मांस का स्पर्श भी नहीं करते, पांडु में मांस खाने को बोला, स्पर्श भी नहीं किया, तो हमारा ये दशार्ध वृद्ध मर्म का लक्षण भी हो गया। नेक्स्ट आता है व्याधि के भेद। रेफरेंस लिख लीजिए, सुश्रुत जी ने सूत्र स्थान के 35 चैप्टर में बताया हुआ है औपसर्गिक, प्राक्किल, अन्य लक्षण, 3 प्रकार के व्याधि के भेद। औपसर्गिक मतलब प्रथम उत्पन्न व्याधि के उत्तर काल में उत्पन्न व्याधि, पहले व्याधि उत्पन्न हुई थी उसके बाद जो उपद्रव उत्पन्न हो गया तो इसको बोलते हैं औपसर्गिक व्याधि, उपद्रव जिसको बोल सकते हैं। प्राक्किल मतलब इसमें पूर्व रूप उपद्रव दोनों ही नहीं होते, केवल इसमें डायरेक्ट व्याधि हो जाती है। इससे मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं तो कि जो मिट्टी होती है, मिट्टी खाने से डायरेक्ट पांडु हो जाता है, मृद भक्षण जन्य पांडु एक डायरेक्ट व्याधि है। कौन सी? प्राक्किल व्याधि है, उसमें ना ही पूर्व उत्पन्न होता है ना ही उपद्रव उत्पन्न होता है, ठीक है।
अन्य लक्षण, इसमें केवल पूर्ण रूप अकेला रहता है, वो अन्य लक्षण कहलाता है। नेक्स्ट आता है आचार्य सुश्रुत के अनुसार कुछ प्रमुख गण व उनके कर्म। ये टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में है, 1 घंटे का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है इसलिए हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, संहिता में इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सभी का कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से दोषों पर अफेक्ट करता है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो शॉर्ट में पढ़ लेते 5 मिनट में। विदारी गंधा पित्तुर्वाद शामक होता है, ठीक है। आरगवदादी कफ विषनाशक व्रण शोधक बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, व्रण शोधक। वरुण आदि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा याद कर लो, वरुण नाम का कोई लड़का है, उसको कोई आभ्यंतर विद्रदी हो गई थी ना, और कफ मेद को भी नष्ट करता है। वीर तरवादी तो मूत्रकृत, शर्मरी, शर्करा और मूत्राघात नाशक होता है, मूत्राघात। तो जो वीर लोग होते हैं घात कर देते हैं, क्योंकि वीर तरवादी के साथ साथ एक और ऐसा गण आता है जिसमें सेम टू सेम सब कुछ वही रहता है, मूत्राघात की जगह गुल्म हो जाता है, वो अगले पेज पर हम पढ़ेंगे। सालसारादि बहुत फेमस क्वेश्चन है, प्रमेय पांडुनाशक। आचार्य सुश्रुत जी ने चिकित्सा स्थान के 12वें चैप्टर प्रमेय पीड़िका में सालसारादि लेह बताया हुआ है, ठीक है। रौद्रादि अतिसार नाशक है। अर्क आदि, अर्क विषैला होता है तो कृमियों को मारेगा, कृमि कुष्ठ नाशक होता है। पिपल्यादि, पिपली उष्ण तीक्ष्ण होती है तो क्या करेगी, आम को बचाती है। वचादि हरिद्रादि, तो यहाँ पे मुस्त आदि भी ऐड कर लेना। मस्त हरि वचन दुष्ट स्तन्य शोधक होता है, इसकी ट्रिक क्या है, मस्त हरि वचन, तो मस्त से मुस्तादि, हरि से हरिद्रादि, वचन से हो जाएगा वचादि, दुष्ट स्तन्य शोधक होता है। श्याम आदि, श्यामा को उदावर्त हो गया, उदावर्त नाशक है। काकोल्यादि हमेशा जीवनी ब्रह्मणी में ही आता है तो जीवनी ब्रह्मणी होता है। गुरुच्यादि सर्व जौहर बहुत इंपॉर्टेंट है, जब किसी को फीवर आता है अपन गुरुजी पाद की रुवस्ती दे देते हैं तो 1 घंटे के अंदर उसमें रिलीफ मिलता है काफी। अम्बष्ठादि पक्वातिसार नाशक। नेक्स्ट पेज पे इससे रिलेटेड कुछ गण हैं वो पढ़ लेते हैं, फिर अगली क्लास में ये वाला पेज कंप्लीट करेंगे हम। एल आदि विषनाशक है, त्रप्वादि शर्करा नाशक है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है आचार्य सुश्रुत ने जो धातुओं का वर्णन किया है वो कहाँ पर किया है, कौन से गण के अंतर्गत रखा है, त्रपवादी गण के अंतर्गत रखा है। त्रपु नागभंग पढ़ते ना, सोना चांदी तावा ना, सोना चांदी लोहा आदि, त्रपु नागभंग ये सारा हम त्रपवादी में पढ़ते। फिर मुष्क आदि है शर्करा नाशक, उष्क आदि। फिर पूछा जाता है आचार्य सुश्रुत ने रस औषधियों का वर्णन किस गण में किया है, तो रस औषधियां उन्होंने उष्क आदि में बताई हुई है। रस औषधियां जैसे विडंग तुथ आदि, जो कहां पर डलता है, उष्क आदि प्रतिवापई लेखन बस्ती में डलता है इसका प्रक्षेप। लेखन बस्ती हम बनाते हैं उसमें उष्क आदि प्रतिवापई करके आता है, प्रतिवाप के रूप में उष्क आदि द्रव्यों का प्रक्षेप डाला जाता है, ठीक है। आमल क्यादि नेत्रो, आमल की एक रसायन है, नेत्र के लिए अच्छा होता है। सुर सादी प्रतिशय कासुर श्वासन, यहाँ पे हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा है क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है ना, तो हमारा कंप्लीट हो गया है 45 पेज। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 46 पढ़ाऊंगी। थैंक यू।